नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जहांगीर में। इस लेक्चर से हम 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेशन 2026-27 के लिए दो चैप्टर फर्स्ट विलियन, चैप्टर सेकंड वैद्युत रसायन कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। यदि आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको उन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप दोनों चैप्टर को शुरू से एंड तक पढ़ सकते हैं। देखो, टॉपिक पर आने से पहले एक रासायनिक अभिक्रिया में जो जानने योग्य बातें हैं वो ये है कि नंबर एक, रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के होने की संभावना, ये हम ऊष्मागतिकी द्वारा ज्ञात करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं। सेकंड है, रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, ये हम ज्ञात करते हैं साम्यावस्था द्वारा। थर्ड, रासायनिक अभिक्रिया को साम्यावस्था तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हम ज्ञात करते हैं रासायनिक बल गतिकी द्वारा। तो रासायनिक बल गतिकी में हम एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करते हैं। रासायनिक बल गतिकी क्या है? वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। सॉरी, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग में वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया का वेग और वेग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, वेग क्या होता है? वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तीव्र अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाती है। सेकंड, अति मंद अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कई दिन, कई साल लगते हैं। थर्ड, मंद अभिक्रियाएं। ये सामान्य अभिक्रियाएं होती है जो कुछ मिनट या घंटों में पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ दे रहे हैं अभिक्रिया के प्रकार। और ये किसके आधार पर हम ले रहे हैं? वेग के आधार पर। नहीं तो आप ये नहीं समझेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार तो वो भी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, वो नहीं है। ये हम ले रहे हैं वेग के आधार पर। वेग के आधार पर जो केमिकल रिएक्शन है ये तीन प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, तीव्र अभिक्रियाएं। नंबर सेकंड है अति मंद अभिक्रियाएं। और नंबर थर्ड, मंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं ये आयनों के मध्य होती है। आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया कहलाती है और ये कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाती है। तो अब आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या है, या इसको ऐसा कर लेते हैं आयनिक अभिक्रियाएं। क्योंकि आयनों के मध्य होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक अभिक्रियाएं। तो आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? सेकंड में
संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड से करवाएं तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाते ही रिएक्शन हो जाती है, और सिल्वर इसके क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप देता है, साथ में सोडियम इसके नाइट्रेट के साथ मिलकर NaNO3 देता है। यह अभिक्रिया इन दोनों को मिलाते ही संपन्न हो जाती है। यह अभिक्रिया क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है, इसीलिए इन अभिक्रियाओं के वेग को हम विशेष प्रकार के मेथड से ज्ञात करते हैं, जो आप MSc लेवल पर पढ़ते हो। अतिमंद अभिक्रियाएं ये अणुओं के मध्य अभिक्रिया होती है, और ये कई दिनों, कई महीनों, कई सालों में संपन्न होती है। तो यह कई दिनों या महीनों या साल भी लग जाते हैं में संपन्न होती है। इसीलिए ये रेखा के लिए नहीं है। जैसे बिना किसी उत्प्रेरक के जब जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिना किसी उत्प्रेरक के अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कई साल लग जाते हैं। ये कब की बात है? जब कोई उत्प्रेरक नहीं हो, उत्प्रेरक की एब्सेंस। ऐसा माना जाता था कि पहले पृथ्वी आग का गोला थी, वहां हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ने कई सालों तक रिएक्शन की, पानी की बूंदे बनने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी और वहां पानी आ गया, ऐसा माना जाता है। मंद अभिक्रियाएं जो है अणुओं के मध्य, जो अधिकांश अभिक्रियाएं हैं, ये मंद गति से संपन्न होती है। ये कुछ सेकंड या मिनटों में, या यूं कह सकते हैं कई कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में संपन्न हो जाती है। तो अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? आणविक अभिक्रियाएं। तो अधिकांश जो आणविक अभिक्रियाएं हैं मंद गति से संपन्न होती है। ये कुछ मिनट या कुछ घंटों में हो जाती है। जैसे इक्षु शर्करा का जल अपघटन पढ़ेंगे हम। ये इक्षु शर्करा का जल अपघटन वाली अभिक्रिया हमारे कई जगह काम है। जैसे एथिल का जल अपघटन, खूब सारे रिएक्शन, अधिकांश अभिक्रियाएं इसी श्रेणी में आती है। तो ये तो हमने बात कर ली वेग के आधार पर रिएक्शन जो है 3 प्रकार की आयनों के मध्य होने वाले अभिक्रिया तीव्र, वे अभिक्रिया जो कई घंटों या यूं कहें कई महीनों सालों के बाद होती है, कई दिनों महीनों के बाद संपन्न होती है, अतिमंद। और वे अभिक्रिया जो कुछ सेकंड या मिनटों में हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। अब जो अपना आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। वेग क्या होता है? तो अगली हेडिंग लगा देते हैं अभिक्रिया का वेग। जब इन जनरल कहें कि हम बाइक का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, या जो 4 व्हीलर कार है उसका वेग कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एकांत समय में जो आपका व्हीकल है वो कितना किलोमीटर चल गया। मान लो 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर चला, हम कहेंगे तय की गई दूरी 20 किलोमीटर और लगा समय 10, हम कहेंगे 20/10, यानी वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल जाता है। तो वेग क्या हो गया? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। इसी प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात करते हैं। सामान्य भाषा में हम देखते हैं कि एकांक समय में इस स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के वेग में देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कई समय में अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। एक रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, ये जनरल सी बात है। तो अभिकारक, तो अभिक्रिया के वेग को क्या कहेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी इसमें हम क्या करेंगे? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन में लगे समय का भाग देते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा है, अभिकारक
या उत्पाद, या तो आप अभिकारक के संदर्भ में दे सकते हैं या उत्पाद के संदर्भ में दे सकते हैं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहां पर वेग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक या अभिकारक की जगह आप क्या ले सकते हैं, उत्पाद। इसकी सांद्रता में परिवर्तन, और इसमें हम भाग किस तरह देंगे, इस सेंटेंस में कितना टाइम लगा तो बटा हो जाएगा परिवर्तन में लगा समय। इस फॉर्मूले से हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि फॉर्मूले के बेसिस पर हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग की गिनती निकाल सकते हैं, ऊपर है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन को किसमें मापते हैं, मोल प्रति लीटर में। सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता में परिवर्तन हो गया, इसको हमने ले लिया मोल प्रति लीटर, और नीचे है समय, समय ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये अभिक्रिया के वेग की यूनिट हो गई। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है ये 3 प्रकार का होता है। हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के तरीका अलग है, लेकिन सभी में हम एक अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में समय का भाग देकर ही ज्ञात करते हैं, लेकिन ज्ञात करने के तरीके और वेग का प्रकार अलग है। बस यूनिट यही होगी। तो वेग जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। औसत वेग, नंबर 2 ताक्षणिक वेग, नंबर 3 प्रारंभिक वेग। तो नंबर 1 हम ले लेते हैं वेग में औसत वेग। औसत को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज। तो आर को रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ लिख देंगे हम एवी। एवी का मतलब क्या है, एवरेज, यानी औसत वेग। औसत वेग को हम आर एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब औसत वेग में हम क्या करते हैं, जैसे सामान्य औसत की बात करें गणित की भाषा में, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक निश्चित टाइम पीरियड लेते हैं, जैसे मान लो 5 से 10 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, या 10 से 15 सेकंड के टाइम पीरियड में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। जब समय 2 से 3 सेकंड था तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। तो जब हम एक निश्चित समय अंतराल लेकर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, औसत वेग। तो ये क्या हो जाएगा, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। समय का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत वेग। सपोज करो एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर अभिकारक आर अभिक्रिया करके प्रोडक्ट भी दे रहा है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं जब समय T1 था तो अभिकारक की सांद्रता थी R1, जब समय T2 हो गया तो मान अभिकारक की सांद्रता होगी R2। समय T1 पर उत्पाद की सांद्रता है P1, समय T2 पर उत्पाद की सांद्रता है T2। तो वे क्या होगा, तो अपने R जो एवरेज है ये क्या हो जाएगा, देखो अभिकारक की सांद्रता
सॉरी, अभिकारक के संदर्भ में। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, बाद में कितनी होगी, पहले कितनी थी, परिवर्तन हम ऐसा ऐसे ज्ञात कर रहे हैं। तो बाद में थी R2 माइनस पहले क्या थी R1 बटा समय बाद में हो गया T2 और पहले समय क्या था T। तो इसको हम कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा R बटा परिवर्तन में लगा समय डेल्टा T। लेकिन यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का, ये जरूर ध्यान रखें। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है। अब यही हम औसत वेग उत्पाद के संदर्भ में ज्ञात करें आर एवरेज, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, बाद में सांद्रता P2 पहले है P1, ये परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, बाद में समय हो गया T2 पहले समय था T। तो ये हो गया उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा P, परिवर्तन में लगा समय यानी डेल्टा T। यहाँ चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। प्लस का चिन्ह बताता है कि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार हम एक निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, औसत वेग। औसत वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड में हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। यदि हमें एक निश्चित टाइम पीरियड में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात हो गया तो हम सांद्रता में परिवर्तन में समय का भाग दे देंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां हम ले लेते हैं जैसे टाइम, और यहां हम ले लेते हैं अभिकारक की सांद्रता। तो यदि हम अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ घटता हुआ है क्या, क्योंकि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घट रही है इसलिए ग्राफ आएगा घटता हुआ। तो जैसा मान लो हमें यहां से लेकर यहां तक औसत वेग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को अभिकारक की सांद्रता वाले अक्ष पर मिलाएंगे और इनको मिलाएंगे समय वाले अक्ष पर। ठीक है, यहाँ मान लो अभिकारक की सांद्रता R1 है तो यहाँ अभिकारक की सांद्रता क्या है R। यहाँ समय T1 है तो यहाँ समय क्या है T2। इसमें हम क्या करेंगे, आर एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, R2 में से R1 घटा देंगे। ये ग्राफ है, जैसे ही पॉइंट हम मिलाएंगे पता चल जाएगा R2 कितना है R1 कितना है, और इसमें हम भाग देंगे T2 माइनस T1। और यदि हम अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, समय और उत्पाद की सांद्रता में ग्राफ चाहिए। तो यहाँ हम लेंगे उत्पाद की सांद्रता और डाउन साइड लेंगे हम समय। हम उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो उत्पाद की सांद्रता समय के साथ लगातार बढ़ती है और एक समय के बाद स्ट्रेट हो जाती है। अब मान लो हमें कहा जाए कि आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है, तो हम वही करेंगे, दोनों लाइनों को दोनों अक्षों पर मिल जाएंगे। ये पॉइंट को हमने समय वाले एक्सिस पर भी मिला दिया और सांद्रता वाले एक्सिस पर भी मिला दिया। ये P1 हो गया, ये क्या हो गया P2। अब ये समय क्या है T1 और ये समय क्या है T2। तो यहाँ उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी P2 माइनस P1, समय में परिवर्तन P2 माइनस T। तो ऐसा औसत वेग अगर हम याद करना चाहें तो हम क्या करते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में खींचे गए ग्राफ की सहायता से हम औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस समय अंतराल में हमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है उस समय अंतराल में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, फिर दोनों जो पॉइंट है उनको दोनों अक्षों पर मिला लेते हैं। जैसे मान लो इस टाइम पीरियड में T1 से T2 पर हमें यदि औसत वेग ज्ञात करना है तो हम इसको समय वाले एक्सिस पर मिला देंगे और यहाँ उत्पाद वाली एक्सिस पर मिला देंगे। फिर हम P1 और P2 ज्ञात कर लेंगे, इनकी सहायता से उत्पाद की सांद्रता में डिफरेंस पता चल जाएगा और T1 और T2 समय अंतराल में पता चल जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड करके हम औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से ज्ञात करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को इकाई मोल में लिखा जाता है। इसको हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि किस प्रकार हम एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को लिख सकते हैं। तो इसी को मैं मेंशन कर रहा हूँ, अभिक्रिया के वेग को
स्टोइकियोमेट्री हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण विधि। रस समीकरण विधि से ज्ञात करते हैं तथा वेग को इकाई मोल के रूप में लिखा जाता है। इकाई मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो हम सपोज कर रहे हैं एक रिएक्शन है जिसमें M1 संख्या में अभिकारक A, M2 संख्या में अभिकारक B अभिक्रिया करके N1 संख्या में उत्पाद C, N2 संख्या में उत्पाद D दे रहे हैं। यहाँ M1 A की स्टोइकियोमेट्री या A के मोलों की संख्या, M2 B के मोलों की संख्या, N1 C के मोलों की संख्या और N2 D के मोलों की संख्या। तो अभिकारक A और B समय के साथ विलुप्त होते हैं और C और D समय के साथ बनते हैं। तो अगर हम बात करें ए के विलुप्त होने की दर, तो ये हो जाएगी ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। फिर बी के विलुप्त होने की दर, ये हो जाएगी बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब इकाई मोल में लिखूंगा मैं सी के बनने की दर, सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय और डी के बनने की दर, ये हो जाएगा बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। हम इसको इकाई मोल में लिखेंगे तो इकाई मोल में किस लिखेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, अभिकारक के लिए उत्पाद के लिए आएगा प्लस का चिन्ह। इकाई मोल में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/m और इसको इकाई मोल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/m क्योंकि बी के मोल m2 ही। ऐसे सी के मोल हो जाएंगे 1/n1 प्लस और इसके हो जाएंगे 1/n। तो अभिक्रिया की रस समीकरण नीति के अनुसार अभिकारक के विलुप्त होने की दर उत्पाद के बनने की दर के बराबर होता है। यानी यहाँ पर वेग हो जाएगा 1/m1 चिन्ह आएगा माइनस का, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। फिर बी के विलुप्त होने की दर, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अलग अलग ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसे ही सी के बनने की दर 1/n1 सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय और डी की बनने की दर 1/n2 चिन्ह आएगा प्लस का, डी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो स्टोइकियोमेट्री द्वारा हम अभिक्रिया का वेग इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम इकाई मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर होती है। इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें किसी अभिकारक के विलुप्त होने की दर पता है तो हम दूसरे अभिकारक के विलुप्त होने की दर ज्ञात कर सकते हैं या दूसरे उत्पाद के बनने की दर भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमें एक पता हो तो। अब दूसरा अभिक्रिया का जो वेग है वो है ताक्षणिक वेग। नंबर सेकंड ताक्षणिक वेग, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखते हैं RINST, इंस्टेंट का शॉर्ट। देखो यदि मैं चाह रहा हूं कि अभी समय जो हुआ है उसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, या जब रासायनिक अभिक्रिया में समय 2 सेकंड है तो अभिक्रिया का वेग बताओ कितना है। घड़ी चल रही है, टाइम चल रहा है, अब मैं कह रहा हूं रुको इस समय अभिक्रिया का वेग क्या है ये बताओ। तो यदि हम किसी निश्चित क्षण रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तो उस वेग को हम बोलते हैं ताक्षणिक वेग। और ताक्षणिक वेग में समय लगभग शून्य की ओर जाता है, यानी जो समय है वो बहुत अल्प होता है। सेकंड के भी पार्ट में कई बार तो किसी निश्चित क्षण में अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है।
और यदि हम ताक्षणिक वेग ज्ञात करते हैं तो हम क्या करेंगे, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल से हम ताक्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। इसी को मैं मेंशन कर रहा हूं, सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई एक पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा के ढाल से ताक्षणिक वेग ज्ञात कर दें। जैसे मान लो हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये है समय और ये है सांद्रता। जैसे हम सांद्रता ले रहे हैं अभिकारक, ठीक है, ग्राफ है कुछ ऐसा। अब हमें इस टाइम पीरियड पर यदि रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर ये जो पॉइंट है इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस एक्सिस में मिलाएंगे और इसको इस एक्सिस में मिलाएंगे, जहां जहां स्पर्श रेखा कट कर रही है एक्सिस में मिलाएंगे। तो ये अपने बन गया एक स्लोप। इस स्लोप में आर इंस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन dr बटा परिवर्तन में लगा समय dt, साइन इसका आएगा माइनस का। तो यदि हम ताक्षणिक वेग ज्ञात करते हैं तो सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर, जैसे ये इस टाइम पर मान लो इस समय हमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, तो उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा की ढाल से हम ताक्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। ये पॉइंट हमें बताएगा अभिकारकों की सांद्रता में अल्प परिवर्तन, और ये डेट हमें बताएगा परिवर्तन में लगा समय। यानी जो ताक्षणिक वेग है इसके लिए कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, चिन्ह आएगा प्लस माइनस का, उत्पाद के संदर्भ में प्लस, अभिकारक के संदर्भ में माइनस। जैसे यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगी डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। ये क्या है, डेल्टा सी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, चिन्ह आएगा प्लस माइनस, प्लस अभिकारक के लिए माइनस उत्पाद के लिए, सॉरी प्लस उत्पाद के लिए माइनस अभिकारक के लिए। तो डेल्टा सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है, इस परिवर्तन में लगा समय। तो कॉमन यदि हम अभिक्रिया का औसत वेग लिखना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, और ताक्षणिक वेग के लिए फॉर्मूला ये है। इसी प्रकार यदि हम उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में खींचे गए ग्राफ से ताक्षणिक वेग ज्ञात करना चाहें तो इसमें भी मान जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस स्पर्श रेखा का हम क्या करेंगे, ढाल निकाल देंगे, मिला पॉइंट, तो ये अपने मिल जाएगा ढाल। इस ढाल से हम ताक्षणिक वेग ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आर इंस्टेंट बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। लेकिन यहाँ टाइम की लिमिट है, जो समय है वो शून्य हो जाता है, यानी समय बहुत कम होता है। ये हुआ सेकंड वेग। जो थर्ड वेग है वो है प्रारंभिक वेग। यानी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, प्रारंभिक वेग। जब हम अभिक्रिया को शुरू करते हैं, मान लो अपने पास स्टॉप वॉच है या घड़ी है, हमने टाइम स्टार्ट किया है, तो अभी अभिक्रिया स्टार्ट हुई है। जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तब हम टाइम क्या लेते हैं, जीरो। उसी टाइम से हम फिर आगे टाइम निकालते हैं सेकंडों में, घंटों में। तो जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है उस समय अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। और जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो समय क्या होता है, जीरो। तो टी बराबर जीरो समय पर अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मान लो सांद्रता समय ग्राफ है, यहां हमने लिया है टाइम, यहां हमने लिया मान लो सांद्रता, जैसा अभिकारकों के लिए तो ग्राफ जैसा ही है। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ यहाँ कट कर जाएगा
और जहां ग्राफ कट कर रहा है और टाइम क्या है 0, क्योंकि ये टाइम वाली एक्सिस है और जहां ग्राफ कट कर रहा है वहां समय 0 ही है। तो जहां ग्राफ कट करता है वहां पर टाइम 0 हो जाता है और इस समय जो अभिक्रिया का वेग है वो कहलाता है प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर अपना ये लेक्चर समाप्त होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तीव्र, अति मंद और मंद। वेग 3 प्रकार का होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत, किसी निश्चित समय अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक और t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया के वेग को अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के संदर्भ में ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। मैं सुशील कुमार जांगिड़ आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।